नमस्कार साथियों। एग्जाम हेल्प सूरतगढ़ के ऑनलाइन और ऑफलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज अपने बात करेंगे बायोलॉजी बुक का जो वीडियो सॉल्यूशन चल रहा है उसमें रे ऑप्टिक्स और ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का पार्ट 2। तो पहले पार्ट में हमने 101 से 21 तक के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखा था। आज हम बाकी के क्वेश्चनों का सॉल्यूशन देखेंगे। तो उससे पहले भौतिक विज्ञान की बुक आप ऑर्डर करके मंगवाइए। और अभी जो आप देख पा रहे हैं वीडियो, वो सारे बुक हाथ में लेके बैठे हैं ताकि आप बुक का जो सॉल्यूशन है वो मिलाते जाएं। किसी जगह कोई करेक्शन है तो वो सही होती जाएगी, और इसके साथ साथ आंसर की में भी कोई अगर ऑप्शन गलत लगा हुआ है तो वो आप सही कर पाएंगे। तो बुक बाजार में आए कई दिन हो गए हैं, तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। परीक्षा से पहले आपकी परीक्षा की तैयारी हो जाएगी और आराम से बुक पढ़ने वाले बच्चा 15 क्वेश्चन कर सकता है भौतिक विज्ञान के, आराम से, नो डाउट। और आप इसको ऑनलाइन ऑर्डर करके मंगवा सकते हैं, डाक के माध्यम से आपके पास बुक पहुंचेगी। इसके अलावा रसायन विज्ञान और जीव विज्ञान दोनों की बुक भी आई हुई है हमारी, तो वो भी आप इनके साथ कॉम्बो में मंगा सकते हैं, तीनों बुक। और इसके लिए आपको पेमेंट करना है व्हाट्सएप। पेमेंट करने के बाद क्यूआर कोड पे आप पेमेंट करेंगे, उसके बाद आपका एड्रेस है वो आप इस व्हाट्सएप नंबर पर सेंड कर देंगे। फिर आपको 4-5 दिन में बुक वहाँ तक पहुँच जाएगी डाक के माध्यम से। एड्रेस सही लिखना है, आपके फ़ोन नंबर भी सही सही लिखने हैं, ये ध्यान रखना है आपको। और रसायन विज्ञान की बुक का जो आपने देखा होगा वैसा ही सिस्टम फिजिक्स में बनाया है बिल्कुल। तो रसायन विज्ञान की बुक जो अभी हाल ही में पिछले एग्जाम हुए हैं उनमें बहुत सारे क्वेश्चन बुक में से हूबहू वैसे के वैसे आए हैं। तो फिजिक्स में जैसे अभी फर्स्ट ग्रेड का एग्जाम हुआ था उसके काफ़ी क्वेश्चन हमारी बुक से मिल रहे हैं, तो आप बुक ऑर्डर कर सकते हैं। इसके अलावा टेस्ट सीरीज चल रही है, मेगा टेस्ट सीरीज है, और टेस्ट सीरीज 2.0 उसको भी आप ले सकते हैं। तो अब आते हैं अपने सॉल्यूशन पर। 21 तक कर लिए थे, प्रश्न नंबर 22 है। एक उत्तल लेंस तथा समतल दर्पण के मध्य दूरी 10 सेंटीमीटर है। उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित होकर लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर प्रतिबिंब बनाती है। लेंस की फोकस दूरी है। तो इसमें क्या दिया हुआ है कि एक उत्तल लेंस है और एक समतल दर्पण है, दो हैं। तो हम बनाएंगे एक उत्तल लेंस। तो ये है उत्तल लेंस और इसके आगे है समतल दर्पण। ये बना दिया समतल दर्पण, ये समतल दर्पण बना दिया। ये उत्तल लेंस है और ये समतल दर्पण है। और इनके बीच की दूरी भी दी हुई है कि ये दोनों कितनी दूरी पर हैं, 10 सेंटीमीटर दूरी पर हैं। उत्तल लेंस पर आपतित समांतर किरणें, तो मतलब प्रकाश किरणें कहाँ से आ रही है, अनंत से आ रही है समांतर किरणें। तो ये मैं समांतर किरणें दिखा रहा हूँ ऐसे, ये मुख्य अक्ष बना देता हूँ। वैसे ये भी प्रकाश किरण दिखा सकते हो आप। तो ये किरणें आ रही हैं, ठीक है। तो इन्हीं दोनों से आपने समझेंगे। समांतर किरणें आपतित हुई है तो आपको पता है कि ये जो किरणें हैं समांतर हैं, तो मतलब वस्तु कहाँ रखी हुई है, अनंत पे। तो अनंत का प्रतिबिंब आपको पता है उत्तल लेंस के द्वारा कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पे बनता है। कहाँ बनता है, फोकस बिंदु पे। तो ये किरणों को क्या करेगा, आगे मोड़ेगा, क्योंकि इकट्ठी करता है, और कहाँ पे फोकसित कर देगा, फोकस बिंदु पे। तो हम इसको आगे ऐसे बनाएंगे कि ये ऐसे मोड़ेगा किरणों को, ये किरणों को ऐसे मोड़ देगा। ये किरणों को ऐसे मोड़ेगा, क्योंकि आगे समतल दर्पण है। अगर समतल दर्पण नहीं होता तो ये पक्की बात है कहाँ पे बनाता प्रतिबिंब, फोकस बिंदु पे। कहाँ बनाता प्रतिबिंब, फोकस बिंदु। तो ये फोकस बिंदु मान लिया हमने। ये कौन सा बिंदु है, फोकस बिंदु। यहाँ पर वस्तु का क्या बन रहा है, प्रतिबिंब, अगर दर्पण नहीं होता तो। लेकिन आगे क्या लिखा है कि आपतित समांतर किरणें दर्पण से परावर्तित हो, क्योंकि आपने दर्पण रखा है, दर्पण से वापस परावर्तन होगा। और परावर्तन होने के बाद ये कह रहा है कि परावर्तन होने के बाद कैसे होगा, ये ऐसा सिस्टम होगा। ये यहाँ फिर परावर्तन का नियम लगाएंगे। ये कोण और ये वापिस आएगी, ये कोण और ये कोण है, दोनों क्या होंगे, आपस में बराबर होंगे। ये वाला कोण, ये वाला कोण बराबर होंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण भी क्या होंगे, बराबर। और फाइनल प्रतिबिंब है वो दर्पण के द्वारा कहाँ बनेगा, लेंस के प्रकाशीय केंद्र पर। तो ये लेंस का कौन सा केंद्र है, प्रकाशीय केंद्र है।
ठीक है। और आपसे पूछा क्या है, लेंस की फोकस दूरी। इसमें कोई गणना नहीं है, इसमें लॉजिक लगाना है कि इस दर्पण ने, समतल दर्पण ने प्रतिबिंब कहाँ बनाया, प्रकाशीय केंद्र पर, और प्रकाशीय केंद्र कितनी दूर है, 10 सेंटीमीटर दूर। लेंस 10 सेंटीमीटर, प्रकाशीय केंद्र भी 10 सेंटीमीटर दूर है। और इस दर्पण के लिए वस्तु कहाँ है, यहाँ, कि ये नहीं होता कि क्योंकि इसके पास ये किरणें पहुंचे तो यहाँ इकट्ठी हो रही थी, तो इस दर्पण के लिए आभासी बिंब यहाँ पर है, आभासी बिंब यहाँ पर है। और समतल दर्पण की खास बात होती है कि जितनी दूर वस्तु होती है उतनी दूर प्रतिबिंब बनाता है। तो आप देखिए, आपको प्रतिबिंब दूरी का पता है, प्रतिबिंब दूरी कितनी है, 10 सेंटीमीटर। तो समतल दर्पण में क्या होता है, समतल दर्पण में, दर्पण के लिए एक चीज होती है कि प्रतिबिंब दूरी, प्रतिबिंब दूरी किसके बराबर होती है, बिंब दूरी के बराबर होती है। तो प्रतिबिंब दूरी कितनी है, तो दर्पण से कितनी दूर बना है प्रतिबिंब, प्रकाशीय केंद्र पर 10 सेंटीमीटर दूर, तो बिंब दूरी भी कितनी होगी, 10 सेंटीमीटर दूर, यानी कि ये वाली जो दूरी है, क्योंकि इस दर्पण के लिए आभासी बिंब ये है, आभासी वस्तु यहाँ है, तो ये कितना है, 10 सेंटीमीटर है। जबकि अगर ये नहीं होता तो यहाँ बनना ही था। और ये जो दूरी है यहाँ से यहाँ तक, आपने आपको बताया कि समांतर किरणें फोकस बिंदु पर इकट्ठी होती है ना, उत्तल लेंस की बात, तो मतलब ये उत्तल लेंस का फोकस बिंदु है। तो फोकस दूरी ज्ञात कर सकते हैं, आपको ये दूरी पता होनी चाहिए, और ये दूरी पता चल गई, ये भी 10 है और ये भी 10 है। तो फोकस दूरी कितनी आएगी, तो उत्तल लेंस की जो फोकस दूरी आएगी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी, वो आएगी 10 + 10, कितना हो जाएगा, 20 सेंटीमीटर। इसका आंसर आएगा ऑप्शन नंबर 3, 20 सेंटीमीटर। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। ये डायग्राम बना के आपको समझाया हुआ है, आप आराम से कर सकते हैं। आगे चलते हैं। किसी उत्तल लेंस जिसकी फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशमान वस्तु रखी जाती है। लेंस के दूसरी ओर कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण रखा जाए ताकि वस्तु का खड़ा प्रतिबिंब इसके संपाती हो। बस प्रश्न की जो लाइन है वो आपको समझनी है। प्रश्न काफी आसान है। आपको दिया हुआ एक उत्तल लेंस, आपको दिया हुआ एक उत्तल लेंस, ऐसे अपने इसको आगे बनाते हैं। ये डायग्राम आपको साफ नहीं दिख रहा होगा, इसी की तरह बना देते हैं यहाँ पर। तो ये उत्तल लेंस है, यहाँ से अपने को प्रश्न नहीं दिखेगा तो डायग्राम फिर इधर ही बनाना पड़ेगा। ये उत्तल लेंस है और फोकस दूरी कितनी है, 20 सेंटीमीटर। तो इस उत्तल लेंस की फोकस दूरी, उत्तल लेंस की फोकस दूरी कितनी दी हुई है, 20 सेंटीमीटर दी। इससे 30 सेंटीमीटर की दूरी पर एक प्रकाशमान वस्तु है। तो यहाँ से मान लेते हैं कि अब इधर जगह नहीं है, तो अपने यहाँ तक, ये यहाँ पे मान ली वस्तु है, यहाँ पर क्या है, वस्तु है, यहाँ मान ली वस्तु, ये कितने सेंटीमीटर दूरी पर है, 30 सेंटीमीटर। और वस्तु की दूरी को हम यू से लिखते हैं, और ये मान कैसे लिया जाएगा, माइनस का, क्योंकि इधर वाली दूरियां हैं वो माइनस लेते हैं अपनी। दो प्रकाश किरणें ऐसे दिखा देंगे, ऐसे कैसे भी दिखा सकते हैं, वैसे दो प्रकाश किरणें दिखा दी। तो 30 सेंटीमीटर दूरी पर एक प्रकाशमान वस्तु रखी है, यानी कि इससे प्रकाश किरणें चलेगी। और लेंस के दूसरी ओर कितनी दूरी पर रखे, 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या का उत्तल दर्पण रखा जाए ताकि वस्तु का खड़ा प्रतिबिंब इसके संपाती हो। तो आप देखिए कि ये ऐसे किरणें जा रही हैं, इनको फिर कैसे भेजेगा, ये ऐसे करके और यहाँ कहीं भेजेगा, ये यहाँ कहीं भेज देगा ऐसे, और यहाँ पर वस्तु का क्या बनाएगा, ये प्रतिबिंब बनाएगा। वस्तु का क्या बनाएगा, प्रतिबिंब। अभी ये है, लेकिन रास्ते में किसको रखना है, उत्तल दर्पण को। किसको रखना है, उत्तल दर्पण को। तो हमने मान लिया कि उत्तल दर्पण यहाँ रख दिया, ये रख दिया यहाँ पर उत्तल दर्पण। अब आगे वाली लाइनें वो आपको डॉट डॉट बनानी पड़ेगी। डॉट डॉट क्यों बनानी पड़ेगी, क्योंकि एक्चुअल में लाइनें इधर नहीं जाएगी। अगर ये दर्पण नहीं होता तो यहाँ पर इकट्ठी होती, लेकिन अब ये यहाँ पर इकट्ठी नहीं होगी। ठीक है, तो ये कौन सा दर्पण है, उत्तल दर्पण, 10वें भाग पर पॉलिश की जाती है, और ये उत्तल लेंस है।
किनारों से पतला होता है, बीच से मोटा होता है, ये आपने पढ़ा हुआ है। और इस उत्तल दर्पण की जो वक्रता त्रिज्या है वो कितना सेंटीमीटर है? तो उत्तल दर्पण की वक्रता त्रिज्या जो है, वक्रता त्रिज्या कितनी है? वो है r बराबर 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर है? 10 सेंटीमीटर। अब आपसे पूछा गया है कि उत्तल लेंस से दूसरी ओर कितनी दूरी पर 10 सेंटीमीटर वक्रता त्रिज्या उत्तल दर्पण रखा जाए, मतलब इस लेंस से दर्पण के बीच की दूरी पूछे, मतलब ये वाली दूरी आपको फाइंड करनी है। ये वाली दूरी मान लेते कितनी है? x। इसको ज्ञात करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा? पहले आपको यह ज्ञात करना पड़ेगा कि इस लेंस ने जो यहाँ प्रतिबिंब बनाया है इसको मान लेते हैं आई। क्या मान लेते हैं? आई। प्रतिबिंब आई है। और इस दर्पण को रखने के बाद भी, आगे प्रश्न को समझे कि दर्पण को रखने के बाद भी ये दर्पण जो प्रतिबिंब बनाएगा वो भी कहां बनेगा? आई। दोनों समपाती हैं, यानी कि ये नहीं होता तो आई पर बनाए, तो ये रखने के बाद भी ये कहां पे बने? आई पर बने। वो दूरी आपको निकालने की। इसको कहां रखें कि इसके द्वारा बना प्रतिबिंब है वो लेंस के द्वारा प्रतिबिंब पर क्या हो? समपाती हो, मतलब इसका कोई फर्क ना पड़े, समझिए। इसके लिए आपको ये वाली दूरी ज्ञात करनी होगी। तो उत्तल लेंस के लिए आपने f बराबर निकाल रखा है और u बराबर निकाल रखा है। आपको क्या निकालना है? b। तो हम लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे, 1/f बराबर 1/b माइनस 1/u। तो 1/f कितना है? f का मान 20, b का मान आपको ज्ञात करना है माइनस, और u का मान कितना है? माइनस का 30। तो यहाँ से 1/20 बराबर आएगा 1/b प्लस हो जाएगा माइनस माइनस 1/30, या 1/b बराबर आएगा 1/20 माइनस 1/30। ये 1/30 इधर आके माइनस का हो जाएगा। फिर 1/b बराबर 60 लघुत्तम आ जाएगा, और ये आएगा 3 माइनस 2 बराबर 1/60, यानी कि b बराबर आएगा प्लस का 60 सेंटीमीटर। इसका मतलब इस लेंस के द्वारा जो प्रतिबिंब बना है आई, वो कितनी दूर हो गया? ये यहाँ से यहाँ तक कितने सेंटीमीटर होगा? 60 सेंटीमीटर होगा। लेकिन आपको तो ये दूरी चाहिए। कौन सी दूरी चाहिए? ये दूरी। अब अगर अपने रे डायग्राम बनाएं, किरण चित्र बनाएं, तो आप देखिए कि अब अगर हम अभिलंब खींचें, क्या खींचे हम? अभिलंब। तो ऐसे खींचे, क्योंकि उत्तल लेंस का वक्रता केंद्र इधर होता है, उत्तल दर्पण का सॉरी वक्रता केंद्र इधर होगा। तो ये किरण आएगी इसके पास, ये इधर तो जाएगी नहीं एक्चुअल में, ये इधर जाएगी। ये किधर जाएगी? इधर जाएगी ऐसे। और फिर प्रतिबिंब लास्ट कहाँ बनाना है? यहीं पर ही। ये भी इधर जाएगी, और लेकिन प्रतिबिंब लास्ट कहाँ बनाना है? आई पर ही बनाना है, क्योंकि दोनों प्रतिबिंब क्या होने चाहिए? समपाती होने चाहिए। तो ये कब संभव है? तो उत्तल दर्पण या अवतल दर्पण कोई सा हो, जब उनके लिए वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो। वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। जब वस्तु वक्रता केंद्र पर रखी हो तो प्रतिबिंब भी वक्रता केंद्र पर ही बनता है। इसका मतलब कि यदि इस दर्पण ने यहां पर प्रतिबिंब बनाया है, और पक्की बात है कि वक्रता केंद्र और वक्रता केंद्र की दूरी कितनी है? वक्रता त्रिज्या कितनी है? 10 सेंटीमीटर। तो वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब कहाँ बनता है? वक्रता केंद्र पर ही बनता है। तो मैं ये कहूँगा कि इसके पास जो किरणें पहुंची हैं वो ऐसे पहुंची है कि वो कहाँ पर जा रही है? वक्रता केंद्र पर। कहाँ जा रही है वो? वक्रता केंद्र पर जा रही है। और वक्रता केंद्र पर जा रही है तो इसका मतलब प्रतिबिंब कहाँ बनाएगा? वक्रता केंद्र पर ही बनाएगा। यानी कि ये जो दूरी है वो कितना सेंटीमीटर होगी? 10 सेंटीमीटर। कितना सेंटीमीटर भाई? प्रतिबिंब इससे कितनी दूर बनेगा? 10 सेंटीमीटर पर। समझ में आ गई बात? मतलब इस दर्पण को उस जगह एडजस्ट करना है कि उसके पास जो किरणें आ रही हैं, ये दर्पण नहीं होगा तो भी उसके वक्रता केंद्र पर मिलेगी, और दर्पण है तो भी उसके वक्रता केंद्र पर मिलेगी, तब भी ये सिचुएशन सेट होती है। तो ये दूरी आपने निकाल दी 10 सेंटीमीटर। और अगर ये 10 है तो x प्लस 10 कितना है? 60। x प्लस 10 है वो 60 सेंटीमीटर है। तो x बराबर कितना होगा? 60 माइनस 10 बराबर 50 सेंटीमीटर होगा। कितना सेंटीमीटर होगा? 50 सेंटीमीटर होगा। ऐसे कर देंगे इसको। और आपको डायग्राम दिखाया गया इसमें, उत्तल लेंस की फोकस दूरी दे रखी थी, बिंब दूरी, और इससे आपने प्रतिबिंब दूरी कितनी निकाल दी? b निकाल दी। प्रतिबिंब कहाँ बनता है? आई पर। प्रश्न अनुसार उत्तल दर्पण
वक्रता त्रिज्या कितनी है 10 सेंटीमीटर के लिए वक्रता केंद्र पर रखी वस्तु का प्रतिबिंब भी कहाँ बनता है, वक्रता केंद्र पर ही बनता है। अतः उत्तल दर्पण रखने के बाद उत्तल दर्पण से बना प्रतिबिंब लेंस से बने प्रतिबिंब पर संपाती हो, इसके लिए उत्तल दर्पण को प्रतिबिंब आई से कितनी दूर रखना पड़ेगा 10 सेंटीमीटर, तभी ये बात सेट होगी, रखना हो, जिसे उत्तल दर्पण की लेंस से दूरी हो जाएगी 60 - 10 बराबर 50 सेंटीमीटर। ऐसे सॉल्व कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। प्रवर्धन के लिए उपयोग किए जाने वाले प्रकाशिक उपकरण का अभिदर्शक 25 डायोप्टर था, अभिनेत्र 20 डायोप्टर है, नलिका की लंबाई L बराबर 25 सेंटीमीटर है, आंखों पर न्यूनतम तनाव की अवस्था में प्रकाश के उपकरण का कोणीय आवर्धन होगा। तो आपको जो दिया हुआ है नली की लंबाई दे रखी है, L अनंत क्यों लिखा है, क्योंकि चलो इस इधर ही कर लेते हैं। अभिदर्शक के लिए 25 डायोप्टर किसका मात्रक होता है, क्षमता का, यानी कि ये दोनों क्षमता या शक्ति का मान दिया हुआ है, क्षमता या शक्ति। आपको पता है दो लेंस होते हैं, एक अभिनेत्र लेंस होता है, एक अभिदर्शक लेंस होता है। तो अभिदर्शक लेंस की क्षमता को हम P से लिखते हैं, अभिदर्शक के लिए क्या लगाते हैं O, PO का मान दिया आपको 25। तो अभिदर्शक की फोकस दूरी कितनी होगी, FO। आपको पता है शक्ति और क्षमता फोकस दूरी में क्या संबंध होता है, एक दूसरे के व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो FO बराबर आएगा 1/25, और किस में आएगा, मीटर में, क्योंकि ये मान किस में, डायोप्टर में, डायोप्टर से मान निकालेंगे तो किस में आएगा, मीटर में, लेकिन आप इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लेंगे तो 1/25 गुणा 100 सेंटीमीटर, तो ये आएगा 4 सेंटीमीटर। यानी कि अभिदर्शक की जो फोकस दूरी है, यानी कि FO का मान कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। इसी प्रकार आपको PE अभिनेत्र लेंस की फोकस क्षमता दे रखी है, वो कितनी है 20 डायोप्टर। तो FE कितना आएगा, वो आएगा 1/PE, यानी कि 1/20 मीटर, यानी कि 1/20 गुणा में 100 सेंटीमीटर, ये आएगा। FE बराबर कटेंगे तो कितना आएगा 5, जैसे ये 4 से कटा था, ये किससे कटेगा 5 से, तो ये आएगा 5 सेंटीमीटर। तो आपके पास F और FE के मान प्राप्त हो गए हैं। और इससे आपको ये भी पता चल रहा है कि FE बड़ा है किससे, FO से, क्योंकि FO का मान 4 सेंटीमीटर है और FE का मान 5 सेंटीमीटर, क्योंकि इसमें लिखा है प्रवर्धन के उपयोग लिए, मतलब बड़ा करने के उपयोग में एक प्रकाशिक उपकरण लिया, लेकिन ये नहीं बताया कि वो सूक्ष्मदर्शी है दूरदर्शी। तो वो आपको इन दोनों से आइडिया लगाना है। अब सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी में, सूक्ष्मदर्शी में ये वाला लेंस छोटा होता है और ये वाला लेंस बड़ा होता है, ये होता है E लेंस और ये O लेंस। तो इसकी फोकस दूरी ज़्यादा होती है, किसकी, FE की, FE का मान ज़्यादा होता है और FO का मान कम होता है। मतलब दिया गया जो उपकरण है वो कौन है, सूक्ष्मदर्शी है। पहले तो आपको यही आइडिया लगाना है कि दिया गया उपकरण कौन सा है, सूक्ष्मदर्शी। अब सूक्ष्मदर्शी है, इतना हो गया। इसके बाद नली की लंबाई कितनी दी है, तो नली की लंबाई दी है 25 सेंटीमीटर। आंखों पर न्यूनतम तनाव की अवस्था में प्रकाशिक उपकरण का कोणीय प्रवर्धन, आंखों पर न्यूनतम तनाव हो, इसके लिए अंतिम प्रतिबिंब कहाँ बढ़ना चाहिए, अनंत में। कहाँ बढ़ना चाहिए, अनंत में। तो अनंत में प्रतिबिंब बने जब आवर्धन का मान कितना होता है, तो सूक्ष्मदर्शी के लिए आवर्धन का मान होता है LD बट्टा में F0 बट्टा FE। जब नली की लंबाई दी हो तो ऐसा फॉर्मूला हो जाता है। तो L का मान कितना है 25, D होती है न्यूनतम स्पष्टतम दूरी, D कौन सी दूरी है, न्यूनतम स्पष्टतम दूरी, और उसका मान भी कितना सेंटीमीटर होता है, 25 सेंटीमीटर होता है, ये आपको पता ही है। और FO का मान कितना है 4, और FE का मान कितना है 5, 5 से कटेगा, ये आएगा 125/4, यानी कि 31.25 आएगा। आवर्धन का मान आएगा 31.25। इसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2 सही होगा। तो किताब में इसकी व्याख्या गलत दी हुई है, आप ये स्क्रीनशॉट ले लेंगे, किताब वाली व्याख्या बिल्कुल गलत है, उससे आंसर भी गलत निकला है, आप समझ लीजिए। उसमें फॉर्मूला कोई दूसरा लगवाया हुआ है, तो आप इसको किताब वाले के सही कर लेंगे, अपने किसी भी जगह नोट कर लेंगे कि ऐसे सवालों को ऐसे हल करना है जब न्यूनतम तनाव की अवस्था में बोले तो आप इसका स्क्रीनशॉट लेकर रख लेंगे। तो ये पूरा गलत है फॉर्मूला, ये फार्मूला अप्लाई नहीं होगा। फॉर्मूला अप्लाई कौन सा होगा, M अनंत बराबर LD बट्टा में F0 FE बराबर 25 गुणा 25 बट्टा में
कितना आएगा मान 4 गुणा 5, यह आएगा 125/4 बराबर 31.25। ये स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए या नोट कर लेना, बुक में कहीं ना कहीं जगह मिल जाएगी तुम्हें। तो इसका ऑप्शन नंबर है वो 2 सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। अगला प्रश्न है, तालाब की सतह से नीचे 40 सेंटीमीटर गहराई पर स्थित मछली उसके ठीक ऊपर उड़ रहे पक्षी को देखती है। वास्तव में पक्षी पानी की सतह से 18 सेंटीमीटर ऊपर है। मछली से पक्षी की दिखाई देने वाली दूरी क्या होगी? तो आपने अब तक ये पढ़ा हुआ है कि ये पानी से भरे हुए पात्र में सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। हम यहाँ से देखते हैं तो सिक्का हमारे को यहाँ दिखेगा, यानी कि आभासी स्थिति है। तो ये है गहराई h और ये है आभासी गहराई h डैश। तो इसमें क्या है कि वास्तविक गहराई ज्यादा होती है और आभासी गहराई कम होती है, सिक्का ऊपर उठा हुआ दिखाई देता है। लेकिन इसमें आप देखिए कि प्रकाश किरणें कैसे जाएगी। तो इसमें जो प्रकाश किरणें है वो सघन माध्यम से किस में जा रही है? विरल माध्यम में, यानी कि सघन से विरल में जिस वस्तु को जगह जा रहा है उससे जाएगी प्रकाश किरण। तो ये सघन माध्यम है, सघन माध्यम से किधर जा रही है? विरल माध्यम में। तब तो जो आभासी गहराई होती है, आभासी गहराई या ऊंचाई, वो कम होती है किससे? वास्तविक गहराई या ऊंचाई से। समझ में आ गई बात? ये है। लेकिन इसमें उल्टा है, इसमें मछली देख रही है किसको? पक्षी को। तो पक्षी से जो प्रकाश किरणें चलेगी, पक्षी से जो प्रकाश किरणें चलेगी वो जाएगी पानी में, यानी कि इसमें उल्टा है। इसमें अब की बार होगा हवा से किधर जा रही है या विरल माध्यम से किधर जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। विरल से किस में जा रही है? सघन माध्यम। उल्टा हो गया। तो उल्टा हो गया है तो पक्की बात है ये काम भी उल्टा हो जाएगा, यानी कि अब की बार आभासी ऊंचाई ज्यादा होगी। आभासी ऊंचाई ज्यादा होगी किससे? वास्तविक ऊंचाई से। बात समझे आप? और डायग्राम से भी समझ सकते हैं कि ये पक्षी है, यहाँ पर ये क्या है? यहाँ पे पक्षी, और इससे प्रकाश किरणें भेजने किसके पास? मछली के पास। तो मान लेते हैं कि हम 2 प्रकाश किरण भेज रहे हैं ऐसे, एक प्रकाश किरण ऐसे और एक प्रकाश किरण ऐसे, और ये अभिलंब, अभिलंब क्या है? ये ऐसे भेज दी 2 प्रकाश किरणें। ठीक है। अब इस सतह पर 2 अभिलंब खींचने, एक अभिलंब यहाँ खींच दिया और एक अभिलंब यहाँ खींच दिया। तो ये प्रकाश किरण है वो विरल माध्यम से किधर जा रही है? सघन माध्यम में जा रही है। तो आपको पता है जब प्रकाश किरण विरल माध्यम से सघन माध्यम में जाती है तो अभिलंब की ओर क्या हो जाती है? झुक जाती है। तो अब ये इसका एक्चुअल रास्ता ये ऐसे नहीं जाएगी, ये इधर मुड़ जाएगी ऐसे। तो ये ऐसे जाएगी और ये वाली है वो ऐसे जाएगी। अब ऐसे जाएगी तो मछली की आंखों में जो ऐसे प्रकाश किरण प्रवेश की है, इनको मछली की आंख बैक ट्रेस करेगी, मतलब इनको पीछे की ओर बढ़ाएगी। तो इसको पीछे की ओर बढ़ाएगी तो ऐसे, और इसको पीछे की ओर बढ़ाएगी तो ऐसे, यानी कि मछली को जो पक्षी दिखाई देगा वो कहाँ दिखाई देगा? यहाँ पर दिखाई देगा। लेकिन जबकि वास्तव में कहाँ उड़ रहा है पक्षी? यहाँ उड़ रहा है। लेकिन आभासी स्थिति कहाँ है? ये। तो आभासी स्थिति क्या होगी? ज्यादा होगी। अब निकालना है आपको अपवर्तनांक। अपवर्तनांक निकालना क्या? अपवर्तनांक पता है आपको? पानी का अपवर्तनांक इसमें आपको लेना है n बराबर 3/2। n 3/2 नहीं होता, सॉरी 4/3। n बराबर 4/3 वाटर विद रिस्पेक्ट टू एयर, ये होता है। और आपको पता है कि अपवर्तनांक 1 से बड़ा है, लेकिन इस चित्र में आपको अपवर्तनांक का मान निकालने के लिए ऊंचाइयों या गहराइयों का अनुपात लेना होगा। और ऊंचाइयों गहराई निकालेंगे तो हम फॉर्मूला कौन सा यूज करेंगे? तो देखिए जो अपवर्तनांक होगा पानी का यानी कि सघन माध्यम का, वो कैसे आएगा? तो जो ज्यादा वाली ऊंचाई है, ज्यादा वाली ऊंचाई कौन सी है? आभासी गहराई। कौन? आभासी ऊंचाई है। और उसमें वास्तविक ऊंचाई का क्या दे देंगे? भाग दे देंगे। ऐसे कर देंगे बस, फिर काम खत्म है। तो कैसे करेंगे इसको? तो एन डब्ल्यू मैं यहां लिख रहा हूं, एन डब्ल्यू बराबर आएगा, डायग्राम में जो ये ऊंचाई है इसको मान रखा है वास्तविक ऊंचाई जो पक्षी की है वो कितनी है? 18। तो वास्तविक ऊंचाई है y नहीं, और आभासी कितनी है? y डैश। कितनी है? y डैश। तो ऊपर रहेगा y डैश और नीचे आएगा y। तो यहां से आपको चाहिए y डैश, तो y डैश कितना होगा? y डैश बराबर होगा ny या NWY, वाटर का। समझ में आई? वाटर का ही लिखना है आपने, वाटर का लिया है। तो ये होगा y डैश बराबर NWY, और यहां से y डैश का जो मान आएगा
वो कितना आएगा, तो वाई डैश का मान आएगा एन डब्ल्यू का मान है 4/3 गुणा में वाई का मान कितना है, तो वाई पक्षी जो जल की सतह से वास्तविक ऊंचाई कितनी 18 सेंटीमीटर है, 18 है वो 3 से कट जाएगा तो बराबर कितना आएगा 24 सेंटीमीटर, यानी कि वाई डैश है वो कितना आएगा 24 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब मछली को कितना दिखाई देगा, तो मछली को ये हाइट तो दिखाई देगी कितनी है 40 सेंटीमीटर, इससे ऊपर कितना दिखाई देगा 24, तो 40 और 24 कितने हो गए 64, 40 और 24 कितने हो गए 64, ऐसे कर देंगे। तो इस प्रकार इसको सॉल्यूशन करना है। तालाब की सतह से मछली की गहराई h बराबर 40 सेंटीमीटर है, तालाब से वास्तविक ऊंचाई कितनी है y है, क्योंकि हम जानते हैं कि हवा से पानी में आभासी गहराई कम होती है, तो जबकि पानी से हवा की ओर आभासी गहराई ऊंचाई ज्यादा होती है, अतः मछली को पक्षी की ऊंचाई ज्यादा प्रतीत होगी, तो अपवर्तनांक होगा आभासी ऊंचाई बट्टा में वास्तविक ऊंचाई, ऐसे कर देंगे। तो ये आया 24। मछली को दिखाई देने वाले पक्षी की कुल दूरी, तो d बराबर होगा h प्लस वाई डैश। h कौन है, ये h है और ये पूरा d हो गया, तो ये होगा h प्लस वाई डैश, तो जो कि कितना आएगा 64 सेंटीमीटर, ऐसे कर देंगे इसको। ये प्रश्न ये पाया गया कि n1 अपवर्तनांक के कांच का एक लेंस n2 अपवर्तनांक के द्रव कुंड में ओंजल हो जाता है, n1 व n2 के मध्य सही संबंध होगा। ओंजल होने का मतलब है कि मान लो एक पात्र है जिसमें लिक्विड भरा हुआ है, उसके अंदर हमने किसी लेंस को डाल दिया, लेकिन लेंस गुम हो गया, मतलब दिखना बंद हो गया है। ये तभी संभव है जब लेंस जिस पदार्थ से बना उसका अपवर्तनांक है वो उस लिक्विड के अपवर्तनांक के क्या हो, बराबर हो। तो लेंस का अपवर्तनांक कितना है n1 और उस पदार्थ या उस लिक्विड का अपवर्तनांक कितना है n2। लेंस जिस पदार्थ से बना उसका अपवर्तनांक n1 है और जिस द्रव में डाला है उस द्रव का अपवर्तनांक कितना है n2 है। तो ये दोनों क्या होनी चाहिए, बराबर होनी चाहिए, n2 बराबर होना चाहिए n1। आपको बताया था n2 अगर n1 से बड़ा हो तो लेंस की प्रकृति बदल जाती है, प्रकृति बदल जाती है, और यदि n2 n1 से छोटा है तो लेंस की प्रकृति वही रहती है, मतलब अगर उत्तल लेंस है तो उत्तल लेंस रहेगा और अवतल लेंस है तो अवतल लेंस रहेगा। ये तीनों कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, ये हमने पहले डिस्कस कर लिया, ऐसा क्वेश्चन आया है, तो पूरा देखना है तो उस वीडियो को आप दोबारा देख सकते हैं। आगे चलते हैं, तो n1 बराबर क्या होगा n2, क्योंकि n1 बराबर n2 होगा तो फोकस दूरी का मान आएगा 1/f का मान 0 आएगा और f बराबर आएगा अनंत, यानी कि सिंपल कांच की पूरा द्रव है वो एक सिंपल कांच की तरह दिखेगा, पूरा एक जैसा दिखेगा, तो फिर लेंस दिखाई देगा नहीं उसमें। आगे चलते हैं। वायु में रखे किसी बिंदु स्रोत से प्रकाश कांच के किसी गोलीय पृष्ठ पर पड़ता है, तो ये इधर वायु है, इधर क्या है कांच, तो इधर है वायु और यहाँ पर क्या है कांच है। इसका अपवर्तनांक हम n1 मानते हैं, गोलीय पृष्ठ पड़ा हुआ है, और इधर वाले का अपवर्तनांक ये अपवर्तनांक वो कितना है n2 है। n1 का मान कितना लेना है, वायु का हम अपवर्तनांक 1 लेते हैं और कांच का अपवर्तनांक है वो कितना लिया हुआ है 1.5 प्रश्न में दिया हुआ है। और इस गोलीय पृष्ठ की जो वक्रता त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक, यानी कि r का मान आपको दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर, प्लस का लिया जाएगा क्योंकि इधर वस्तु है, प्रकाश किरण ऐसे चलेगी और यहाँ कहीं जाके प्रतिबिंब बनाएगी, तो इधर से आई है प्रकाश किरण और हम दूरी मापने के लिए प्रकाश किरण की विपरीत दिशा में जा रहे हैं, तो दूरी क्या ली जाएगी धनात्मक ली जाएगी, हम प्रकाश किरण की दिशा में जा रहे हैं। आर का मान, यू का मान कितना है, तो वस्तु कितनी दूर रखी हुई है, तो कांच के पृष्ठ से दूरी कितनी है, प्रकाश स्रोत इस ऑब्जेक्ट की दूरी कितनी है 140 सेंटीमीटर, यानी कि यू का मान दिया आपको माइनस का 140 सेंटीमीटर। कांच के पृष्ठ से प्रतिबिंब की स्थिति, यानी कि प्रतिबिंब यहाँ बन रहा है इमेज, इसकी दूरी ज्ञात करनी और इसकी दूरी को हम v से लिखते हैं। अब हम कौन सा फॉर्मूला लगाएंगे, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला, गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन वो क्या होता है, वो होता है माइनस का n1 बट्टा यू और प्लस का n2 बट्टा बी बराबर n2 माइनस n1 बट्टा r, ये गोलीय पृष्ठ से अपवर्तन का फॉर्मूला होता है। तो n1 का मान कितना है 1 और u का मान कितना है 140, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा क्योंकि एक माइनस पहले है फॉर्मूले में, और u है वो भी मान कितना है 140 है माइनस का, प्लस में n2 का मान 1.5 बट्टा में b बराबर n2 का मान कितना है, n2 का मान 1.5 माइनस 1 बट्टा में r का मान कितना है 20 है, ये इतना हो जाएगा। अब हम आगे देख लेते हैं क्या है, सीधा सॉल्यूशन में चलते हैं।
तो इसका सॉल्यूशन नहीं दिया हुआ है तो अपने आगे कर लेते हैं। तो यही कर देता हूं मैं। तो ये बनेगा प्लस का 140 प्लस 1/1.5 बराबर बनेगा 0.5/20। ये पॉइंट हटाएंगे तो 200 आएगा, और 5/200 होता है वो कितना हो जाता है 1/40 हो जाता है। कितना हो जाता है 1/40। तो हमारे पास जाएगा वो आएगा 1/140 प्लस में 1.5/20 बराबर 1/40। तो 1.5/20 ये संख्या इधर भेज देंगे तो माइनस की बन जाएगी 1/40 माइनस 1/140 ये आ जाएगी। इसके बाद है कि कितने का भाग जाएगा, तो 14 चौके 56 हम लघुत्तम ले लेते हैं 560। 40 को करेंगे इससे तो आएगा 14, और 140 माइनस का निशान है, सॉरी माइनस करेंगे तो 14 चौके 56 यानी कि कितना आएगा 40। सॉरी गलत कर दिया, 40 करेंगे तो 14 140 आएगा। सॉरी गलत कर रहा हूँ, सॉरी सॉरी सॉरी, ऐसे नहीं होगा ये। 100 सीधा ही करता हूँ, 40 गुना में 140 कर देता हूँ, इसको छोड़ो। तो 40 का इसमें देंगे तो यहाँ आएगा 140 माइनस 140 का करेंगे तो ये कितना आएगा 40। ये आएगा 100/40 गुना में 140, ये आ जाएगा। मेरे हिसाब से यहाँ तक कोई गड़बड़ नहीं हुई है, पीछे देख लेते हैं। 5 40 5 200, यहाँ तक ठीक है, ये आ जाएगा। ये आया 1.5/20, तो ये इससे कटेगा इससे कटेगा तो ये आएगा b 1.5/20 बराबर 1/56। यही बच जाएगा 14 चौके 56। तो b बराबर कितना आएगा, तो b को इधर ले जाओ, b को तो इधर लेके जाएंगे और 56 को इधर लेके जाएंगे, तो b बराबर आएगा 1.5 गुणा में 56। तो 15 6 90, 15 5 75 और 9 84। तो ये कितना आएगा 84 सेंटीमीटर, और किसका आएगा प्लस का। प्लस का मतलब है कि प्रतिबिंब किधर बनेगा, प्रतिबिंब बनेगा इधर इस तरफ। ये कौन सी तरफ होती है, तो ये होती है आपतित प्रकाश की दिशा में कितने सेंटीमीटर दूर, 84 सेंटीमीटर दूर वस्तु का क्या बन जाएगा, प्रतिबिंब बन जाएगा। ये कर देंगे, आगे चलते हैं। बिल्कुल आसान प्रश्न है, आगे चलते हैं। यदि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ाई जाती है तो आवर्धन क्षमता, तो ऑप्शन में देखें तो सूक्ष्मदर्शी और दूरदर्शी दोनों की आवर्धन क्षमता के बारे में बताने की कौन बढ़ेगी और कौन घटेगी। तो अगर हम सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता देखें, सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला हम नॉर्मली ये ले लेते हैं L/F0 1 प्लस D/F, ऐसा फॉर्मूला ले लेते हैं। अब माइनस का निशान होता है, वैसे m है वो f के क्या है व्युत्पन्नपाती, और ये कह रहा है अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी बढ़ानी है, यानी कि अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी को हम किसे लिखते हैं FO से। तो FO का मान बढ़ाएंगे तो m का मान क्या होगा कम, क्योंकि व्युत्पन्नपाती है। तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या होगी, घटेगी, सूक्ष्मदर्शी की घटेगी। और दूरदर्शी की बात करें तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता का फॉर्मूला होता है m बराबर F0/Fe। तो m है वो F0 के क्या समानुपाती, और F0 बढ़ा दिया तो m का मान भी क्या हो जाएगा बढ़ा दिया, तो दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। तो सूक्ष्मदर्शी की घटेगी लेकिन दूरदर्शी की बढ़ेगी। इसका ऑप्शन नंबर 4 सही हो जाएगा। ऐसे कर देंगे इसको। आगे चलते हैं। ये बताया आपको कैसे सोल्व करना है, इसको फॉर्मूले याद होने चाहिए बस आपको। हवा में रखे एक प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण निर्भर करता है। तो जो प्रिज्म का न्यूनतम विचलन कोण होता है वो होता है An-1। ए जो होता है प्रिज्म कोण होता है, प्रिज्म कोण, या इसे बोलते हैं प्रिज्म का कौन सा कोण, अपवर्तन कोण, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, ठीक है। और n क्या होता है अपवर्तनांक, और ये है न्यूनतम विचलन कोण। तो अब आप समझ गए होंगे किस किस पे निर्भर कर रहा है, दो चीजों में निर्भर कर रहा है, ए और एन पर। ए कौन है, प्रिज्म का अपवर्तन कोण, और ये प्रिज्म के पदार्थ का अपवर्तनांक। इसका ऑप्शन नंबर ए और बी हो जाएगा, ए और बी, यानी कि पहला ऑप्शन सही हो जाएगा इसका। 3 डायोप्टर शक्ति का एक लेंस -1 डायोप्टर शक्ति के एक अन्य लेंस के संपर्क में रखा है, संयोजन का व्यवहार होगा।
तो 3 डायोप्टर मतलब वो उत्तल लेंस है, और 1 डायोप्टर मतलब वो कौन सा लेंस है, अवतल लेंस। ऐसे संपर्क में रखे हुए। तो तुल्य लेंस की क्षमता ज्ञात करनी है। अब दोनों का मान भी क्षमता ही दी हुई, यानी कि P1 यानी कि पहला लेंस है, दूसरा P1 बराबर दिया हुआ है प्लस का 3 डायोप्टर, और P2 बराबर दे रखा है माइनस का 1 डायोप्टर। आपको पता है अवतल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता ऋणात्मक होती है, और उत्तल लेंस की फोकस दूरी और क्षमता धनात्मक होती है। तो अगर क्षमताएं दी हो तो तुल्य क्षमता इक्विवेलेंट कैसे निकालते हैं, सीधा जोड़ देते हैं P1 प्लस P2 निशान के समेत। 3 माइनस 1 कितना डायोप्टर आएगा, 2 डायोप्टर। तो P इक्विवेलेंट आ गया 2 डायोप्टर। लेकिन आपको क्या चाहिए, F इक्विवेलेंट, तुल्य लेंस की फोकस दूरी चाहिए। तो कैसे निकालेंगे, वो होगी F इक्विवेलेंट, और मतलब फोकस दूरी और क्षमता एक दूसरे के क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती। तो F इक्विवेलेंट चाहिए तो P इक्विवेलेंट का व्युत्क्रम कर देंगे हम। तुल्य क्षमता का व्युत्क्रम और तुल्य फोकस दूरी है। तो एफ इक्विवेलेंट कितना आएगा, एफ इक्विवेलेंट आएगा 1/2 मीटर आएगा, या 1/2 मीटर की जगह हम क्या लिखेंगे, सेंटीमीटर। मीटर को हटा के 100 सेंटीमीटर लिख देंगे तो कितना आएगा, 50 सेंटीमीटर। और निशान क्या आएगा, प्लस का ही आया है, क्षमता भी प्लस में आई है। तो प्लस किसकी होती है, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस, उत्तल लेंस या अभिसारी लेंस। तो ये जो लेंस का संयोजन है वो किस तरह व्यवहार करेगा, दोनों दोनों मिलकर एक अभिसारी लेंस की तरह व्यवहार करेंगे, जिसकी फोकस दूरी कितनी हो, 50 सेंटीमीटर हो। ऐसे कर देंगे। आगे चलते हैं। व्यवहार पूछे तो दोनों लेंसों का तुल्य निकालना होता है, तुल्य फोकस दूरी। उसके मान प्लस माइनस देख के हम अभिसारी और अपसारी डिसाइड कर लेते हैं। तो ये इसकी व्याख्या दी है, बहुत आसान भाषा में आप समझ सकते हैं। जरूरत पड़ती है जहाँ जहाँ सब जगह व्याख्या दी हुई है। समतल दर्पण की फोकस दूरी, आवर्धन क्षमता। तो समतल दर्पण की फोकस दूरी होती है वो अनंत होती है, और आवर्धन क्षमता 1। आवर्धन क्षमता 1 का मतलब जितनी बड़ी वस्तु उतना ही बड़ा प्रतिबिंब, या जितनी दूर वस्तु उतनी दूर वस्तु का प्रतिबिंब। तो ये इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा, 3। इसका ऑप्शन नंबर सही हो जाएगा। आगे चलते हैं। एक प्रिज्म के एक फलक पर लंबवत आपतित एक प्रकाश की किरण पूर्णतः परावर्तित हो जाती है। यदि थीटा बराबर 60 डिग्री हो तो ग्लास का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक है। ये कह रहा है कि एक प्रकाश किरण आई ऐसे, और यहाँ पर जब आपतित हो रही है तो इस अभिलंब के साथ कितना कोण बना रही है, थीटा। और थीटा का मान आपको 60 दिया है, लेकिन 60 डिग्री पर यह बात है कि ये परावर्तित हो जाती है, यानी कि यहाँ पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है। यहाँ पर कौन सी घटना हो रही है, यहाँ पर इस पॉइंट पे पूर्ण आंतरिक परावर्तन। और पूर्ण आंतरिक परावर्तन की घटना हो रही है, इसका मतलब है कि ये जो कोण है वो क्रांति कोण से क्या है, ज्यादा है। ये कोण है वो क्रांति कोण से ज्यादा है। ठीक है, तो इसका जो आप करेंगे, ये जो कोण थीटा है, थीटा को अब जैसे आपकी उसमें सॉल्यूशन में वो आई माना है, थीटा को क्या माना है, आई। तो अपवर्तनांक ज्ञात करने के लिए आप कहेंगे कि इस आई का मान बड़ा होगा या बराबर होगा किससे, आई सी से। ये कंडीशन ध्यान रखनी है। आई कोण एक्चुअल में प्रश्न के हिसाब से थीटा है, यानी कि 60 डिग्री है। ये 60 डिग्री इज ग्रेटर देन इक्वल टू आई सी। वैसे तो पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए क्या जरूरी है, कि पूर्णांतरिक परावर्तन के लिए जरूरी है कि जो आपतन कोण का मान है वो क्रांति कोण से क्या होना चाहिए, ज्यादा होना चाहिए। लेकिन अपवर्तनांक ज्ञात कर रहे हैं तो ये थीटा है वो या तो बड़ा या बराबर। एक्चुअल में कोण आईसी से हम पदार्थ का अपवर्तनांक ज्ञात करते हैं, आईसी से, जो अभी हम देखेंगे। दोनों तरफ साइन ले लेते हैं, साइन लगा देंगे, साइन 60, और इधर लगाएंगे साइन आईसी। और साइन आईसी का मान होता है 1/n। n है उस सघन माध्यम का अपवर्तनांक, यानी प्रिज्म जिस कांच से बना है उस कांच का अपवर्तनांक है ये। समझ में आ गई बात। इस फॉर्मूले में n क्या होता है, सघन माध्यम का अपवर्तनांक होता है, ये आपको याद रखना है। और साइन 60 का मान कितना होता है, √3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1/n। तो n को इधर भेज दो, 2 को इधर, √3 को नीचे, तो आएगा n इज ग्रेटर देन इक्वल टू 2/√3। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, 2/√3। ऐसे कर देंगे इसको। आए हुए प्रश्न है, बहुत आसान प्रश्न है ये, और अच्छा प्रश्न है ये। ऐसे किया हुआ है व्याख्या में, आप देख सकते हैं, बढ़िया समझ में आएगा। आपके पास बुक है तो बहुत बढ़िया लिखा हुआ है।
एक खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता 10 सेंटीमीटर और उसके अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी 20 सेंटीमीटर है, इसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी होगी। तो खगोलीय दूरदर्शी की आवर्धन क्षमता है वो कितनी दे रखी है 10, और अभिनेत्रक लेंस की फोकस दूरी को हम किसे लिखते हैं एफ ई से, जिसका मान कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। इसके अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी ज्ञात करनी, यानी कि एफ नोट का मान आपको ज्ञात करना है। तो एम एफ नोट और एफ ई में क्या संबंध होता है, एफ नोट बट्टा एफ ई होता है, एम बराबर एफ नोट बट्टा एफ ई। तो एफ नोट चाहिए आपको तो आएगा एम इंटू एफ ई। तो एम का मान कितना है 10 और एफ ई का मान कितना है 20, कितना आएगा ये 200 सेंटीमीटर। तो अभिदर्शक लेंस की फोकस दूरी कितनी आएगी 200 सेंटीमीटर आएगी। बिल्कुल आसान प्रश्न है ये सन लगाना भूल गया, लेकिन कोई ना कोई पेपर में आया हुआ प्रश्न है ये। आगे चलते हैं, ये बिल्कुल आसान प्रश्न है, बिल्कुल ही फॉर्मूला बेस्ड। 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अभिसारी लेंस 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी के अपसारी लेंस के संपर्क में संयोजन की शक्ति होगी। तो शक्ति कैसे निकालते हैं, तो शक्ति से पहले आपको दोनों फोकस दूरियां दी हुई है, एक को F1 मान लेंगे और एक को F2 मान लेंगे। तो F1 ये 10 सेंटीमीटर फोकस दूरी का कौन सा लेंस है, अभिसारी लेंस। तो F1 का मान किस में लिया जाएगा प्लस 10 सेंटीमीटर, और 5 सेंटीमीटर फोकस दूरी का अपसारी लेंस तो F2 है वो माइनस का 5 सेंटीमीटर। यानी कि अभी जो डायग्राम बनाया था वैसा ही डायग्राम बनेगा, थोड़ी देर पहले बनाया था। ये है F1 और ये है F2। तुल्य फोकस दूरी कैसे निकालते हैं, तो वो ऐसे निकालते हैं 1/F1 प्लस 1/F2। ये हो जाएगा 1/F इक्विवेलेंट बराबर 1/10 और माइनस 1/5, क्योंकि ये माइनस का है। और इसको हल करेंगे तो 10 लघुत्तम 1 माइनस 2 आएगा माइनस का 1/10। तो F2 का मान कितना आएगा, तो F2 नहीं F इक्विवेलेंट, सॉरी F इक्विवेलेंट का मान तुल्य फोकस दूरी कितनी आएगी दोनों की, तो दोनों की तुल्य फोकस दूरी आएगी माइनस का 10 सेंटीमीटर। दोनों को पलट देंगे, 1/F का मान 1/10 है, दोनों को पलट देंगे हम, तो ये आएगा माइनस का 10 सेंटीमीटर। तो ये आ गई तुल्य लेंस की फोकस दूरी माइनस का 10 सेंटीमीटर। अब क्या करना है आपको, अब आपको निकालनी है क्षमता P इक्विवेलेंट निकालनी है। तो P इक्विवेलेंट बराबर होगा 1/F इक्विवेलेंट। अब लेकिन उससे पहले आपको एक काम और करना है, जब भी आप क्षमता निकाले तो जो फोकस दूरी का मान सेंटीमीटर में है उसको किस में बदल लेंगे, मीटर में। तो मीटर में बदलेंगे तो कितने का भाग दे देंगे 100 का, तो ये मीटर में आ जाएगा, किस में आ जाएगा मीटर में। अब ये मान रख देंगे तो माइनस का 10/100, और अब उत्तर आएगा डाइऑप्टर में, कितना आएगा, तो ये आएगा 100/-10 यानी कि माइनस का 10 डाइऑप्टर। तो ये जो लेंस संयोजन है ये किसकी तरह व्यवहार करेगा, अवतल लेंस यानी कि अपसारी लेंस की तरह व्यवहार करेगा, क्योंकि फोकस दूरी किस में आई है माइनस में, क्षमता किस में आई है माइनस में। आगे चलते हैं, अब ये किया हुआ है बहुत बढ़िया तरीके से, आगे चलते हैं। कांच से बने अपवर्तनांक, तो कांच का अपवर्तनांक n ग्लास विद रेस्पेक्ट टू एयर कितना दिया हुआ है a। कांच का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक 3/2 की हवा में फोकस लंबाई, मतलब एक लेंस है जो इसके चारों ओर माध्यम कोण है हवा, तब जो फोकस दूरी है वो FA है, ठीक है। अब लेंस को हवा से पानी में रख दिया जाता है, अब लेंस को किस में रख दिया जाता है, हवा से पानी में, यानी कि अब यहाँ पर क्या है पानी है। तो अभी तो ये किस में जा रहा था, हवा से कांच में जा रही थी प्रकाश किरण, अब पानी से किस में जाएगी कांच में, पानी से कांच में। तो यहाँ पर जो अपवर्तनांक चेक किया जाएगा वो वाटर का सॉरी ग्लास का चेक किया जाएगा विद रेस्पेक्ट टू वाटर, कांच का पानी के सापेक्ष अपवर्तनांक नोट किया जाएगा, ठीक है। तो हवा में स्थानांतरित किया जाता है, तो लेंस की फोकस लंबाई कितनी हो जाती है FW, इस स्थिति में कितनी हो जाती है FW हो जाती है। तो FW/FA के बीच में संबंध होगा। तो इसके लिए आपको लेंस मेकर फॉर्मूला यूज करना है, जो क्या होता है 1/F बराबर n(1-1) और 1/R1 - 1/R। तो जो 1/F है वो n2-1 के क्या होता है समानुपाती होता है। देखिए लेंस वही है तो R1 और R2 तो बदलेंगे नहीं, R1 और R2 वक्रता त्रिज्या वही रहेगी,
सिर्फ हम जो सेम रहेगी उसको नहीं लेंगे, जो अलग हैं वो कौन है अपवर्तनांक, वो ले लेंगे। तो 1/f समानुपाती है किसके, n21 - 1 के समानुपाती। n21 कौन है, n2 का मतलब दूसरे माध्यम का पहले माध्यम के सापेक्ष। तो यहाँ पर दूसरा माध्यम कांच है और पहला कौन है, हवा। इसमें दूसरे में भी कांच है दूसरा माध्यम, लेकिन पहला कौन है, पानी। तो यानी कि मैं इसको अगर थोड़ा सा आगे सोल्व करूं, ये फॉर्मूला आपने समझ लिया है, इसके बाद आगे की कहानी क्या है। तो इसमें आपको ये ध्यान रखना है कि NWA का मान आपको दिया हुआ है, पानी का हवा के सापेक्ष अपवर्तनांक कितना दिया हुआ है, 4/3। तो आगे चलते हैं, इसमें पेज जोड़ें अपने, पेज जुड़ेगा वाइट, वाइट पेज पे तो होगा नहीं। हाँ, तो ये आया 1/f समानुपाती है n21 - 1 के। ठीक है, तो पहले में क्या है, माध्यम है वो हवा से किस में जा रही है, कांच में। तब फोकस दूरी कितनी है, FA है, वो समानुपाती आई किसके, तो यहाँ आता है दूसरा माध्यम कौन, कांच, और पहला माध्यम हवा -1। और दूसरी कंडीशन में क्या है, पानी से किधर जा रही है, प्रकाश किरण कांच में जा रही है, यानी कि लेंस का कांच जिस कांच से बना उसमें। तो वो तब फोकस दूरी कितनी है, FW है, तब आएगा NGW-1। आपको क्या करना है, आपको ये निकालना है FW बट्टा में FA। और FW/FA कैसे आएगा, ये समीकरण 1 और ये समीकरण 2 है। कब आएगा ये, जब मैं 1 में 2 का भाग दूंगा, 1 में 2 का, तो 1 में भाग देना है 2। तो FW के सामने कौन आएगा, तो ये देखो व्युत्क्रमपाती है, FW के सामने तो आएगा ये बड़ा NGA-1, और FA के सामने कौन आएगा, FA के सामने आएगा इसके बड़ा W बड़ा NGW-1। अब NGA का मान आपको पता है कितना है, 3/2 - 1 हो जाएगा। ठीक है, बट्टा में NGW को मैं लिखूंगा NG बट्टा में NW -1, और 3/2 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/2। और यहां मैं एयर लगा सकता हूं दोनों जगह। अब क्यों लगाया, क्योंकि NGA मतलब कांच का हवा के सापेक्ष आपको अपवर्तनांक पता होता है, कितना होता है, तो अपवर्तनांक होता है 3/2, और पानी का कितना होता है, 4/3। ये बड़ा और ये मान बाद पता होता है आपको। ये आएगा 1/2 बट्टा में ये कितना हो जाएगा, ये होगा 9/8। 3 ऊपर जाएगा, 4 नीचे, 2 से गुणा होगा तो 9/8 - 1 हो जाएगा, जो कितना आएगा 1/2। 9/8 में से 1 जाएगा तो कितना बचेगा, 1/8, जो बनेगा 1/2 गुणा में 8/1, कितना आएगा, 4 आएगा। यानी कि आपके पास FW बट्टा में FA का मान कितना आ गया, 4 आ गया। तो FW कितना आएगा, तो FA इसके साथ गुणा हो जाएगा, 4FA हो जाएगा। यानी कि पानी में जो फोकस दूरी है वो हवा वाले की कितनी गुणा हो जाएगी, 4 गुणा हो जाएगी। कितनी गुणा, 4 गुणा। तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 4 नंबर ऑप्शन इसका सही हो जाएगा। आगे चलते हैं, अब इसको आप कर सकते हैं बढ़िया से ऐसे। आगे चलते हैं, निकटदर्शी दोष वाली आंख के लिए दूर बिंदु 50 सेंटीमीटर है। तो निकटदर्शी दोष वाली आंख के लिए दूर बिंदु कितना है, 50 सेंटीमीटर है। तो निकटदर्शी दोष में आंख का अवतल लेंस का उपयोग करके ठीक किया जाता है। निकटदर्शी दोष क्या होता है, जिसमें दूर की वस्तुएं स्पष्ट दिखाई नहीं देती, जबकि निकट की वस्तुएं सब दिखाई देती है। और दूर बिंदु कितना दिया आपको, -50 सेंटीमीटर वस्तु की दूरी। अब दूर वाली वस्तुएं स्पष्ट नहीं दिखाई दे रहा, मतलब दूर वाली वस्तुएं मतलब प्रकाश कहाँ से आ रहा है, दूर के लिए हम अनंत यूज करते हैं। तो वस्तु की दूरी U बराबर कितना दिया, अनंत। और प्रतिबिंब कहाँ बनता है, दूर बिंदु कितना है, क्योंकि दूर बिंदु जब 50 है तो दूर वाली वस्तुओं का प्रतिबिंब भी कहाँ बढ़ना चाहिए, 50 पर बढ़ना चाहिए। तो V बराबर कितना दिया है, -50 सेंटीमीटर दिया है। फोकस दूरी कितनी है वो ज्ञात करनी है, तो हम लेंस का फॉर्मूला लगा के इसको यूज करेंगे। तो 1/f बराबर होता है 1/v - 1/u। V कितना है, -50, 1/v का मान -50 रख दिया और u का मान अनंत रख दिया। तो f बराबर कितना आ गया, -50 सेंटीमीटर, और मीटर में बदलेंगे तो 100 का भाग दे देंगे तो आएगा 0.5 मीटर। मीटर में क्यों बदला है, क्योंकि क्षमता ज्ञात करनी है। क्षमता तब भी आएगी जब फोकस दूरी को आप मीटर में बदलेंगे। तो P बराबर 1/f,
पी बराबर माइनस का 1/0.5, यानी कि माइनस का 0.5 है ना, तो 1 में 0.5 का भाग दें तो कितना आएगा, ये पॉइंट हटाएंगे 10/5, यानी कि 2 डायोप्टर माइनस का आएगा। तो ये लेंस, जो लेंस माइनस में है, इसका मतलब ये बात सही लिखी हमने कि अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है क्योंकि उसकी क्षमता ही माइनस में होती है। तो इसका उत्तर कितना आएगा, माइनस का 2 डायोप्टर आ जाएगा। कितना आएगा, माइनस का 2 डायोप्टर। और कैसा लेंस होगा, अवतल लेंस। यानी कि मैथमेटिकली भी हमने प्रूव कर दिया। वैसे हमारा पढ़ा भी होता है कि भाई निकटदर्शी दोष में कौन से लेंस का यूज किया जाता है। आगे चलते हैं, बढ़िया से समझाया है, बहुत बढ़िया। आगे है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में अभिदर्शक द्वारा बनने वाला प्रतिबिंब। तो संयुक्त सूक्ष्मदर्शी में आगे वाला लेंस छोटा होता है, ये पीछे वाला नेत्रिका लेंस है बड़ा होता है। और यहाँ कोई वस्तु रखी है तो एक प्रकाश किरण ऐसे दिखाते हैं, और ये इसको इधर मोड़ता है ऐसे, और दूसरी हम दिखाते हैं ऐसे। तो यहाँ कहीं प्रतिबिंब बनता है और वस्तु से बड़ा बनता है। वस्तु से बड़ा, उल्टा और उल्टा बनता है, वो कैसा होता है, वास्तविक। बड़ा, उल्टा और वास्तविक। तो बड़ा मतलब आवर्धित, उल्टा और वास्तविक। इसका ऑप्शन नंबर 2 है। ये अभिदर्शक लेंस है, इससे जो प्रतिबिंब बना है उसके बारे में पूछा है। आगे चलते हैं हम। पानी में हवा के बुलबुले की चमकने की अवधारणा है। तो पानी में हवा का बुलबुला क्यों चमकता दिखाई देता है, पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण। आगे चलते हैं। 2 सेंटीमीटर लंबी एक वस्तु 12 सेंटीमीटर फोकस दूरी के उत्तल लेंस के मुख्य अक्ष के लंबवत रखी है। उत्तल लेंस है, कौन है, उत्तल लेंस। इससे एक वस्तु रखी हुई है जिसकी हाइट यानी कि एच का मान कितना है, 2 सेंटीमीटर है। और लेंस की फोकस दूरी कितनी दे रखी है, 12 सेंटीमीटर दे रखी है। प्लस की 12 होगी, उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस फोकस दूरी माइनस में, प्लस में होती है, सॉरी। और वस्तु लेंस से 8 सेंटीमीटर दूर रखी है, यानी कि वस्तु है, यू का मान है वो कितना है, माइनस का 8 सेंटीमीटर है। तो यू का मान दिया हुआ है, एफ का मान दिया हुआ है। तब प्रतिबिंब सीधा तथा 6 सेंटीमीटर आमाप, आमाप का मतलब आवर्धन, मतलब आपको आमाप यानी कि आवर्धन का मान भी निकालना है। किसका मान निकालना है, आवर्धन का। आवर्धन के मान से आप ये बता सकते हैं कि प्रतिबिंब उल्टा बनेगा या सीधा बनेगा। आवर्धन का मान माइनस में तो प्रतिबिंब कैसा बनेगा, उल्टा। माइनस है तो प्रतिबिंब उल्टा बनेगा, और प्लस है तो सीधा बनेगा। और माइनस है तो माइनस है तो वास्तविक प्रतिबिंब है, और प्लस है तो आभासी प्रतिबिंब है। तो मतलब आपको आवर्धन का मान निकालना पड़ेगा, और आवर्धन बराबर होता है v/u बराबर h डैश बटा h। अब समस्या ये है कि आपको h डैश तो पता है, नहीं सॉरी h तो पता है, लेकिन ये जो प्रतिबिंब बनेगा उसकी ऊंचाई कितनी है वो आपको पता नहीं है। h का मान पता है लेकिन h डैश का मान हमारे को पता नहीं है। तो हम किसका मान निकालेंगे, हम पहले v का मान निकालेंगे। तो v का मान निकालने के लिए हम सिंपल लेंस सूत्र यूज करेंगे। लेंस सूत्र क्या होता है, 1/f बराबर 1/v माइनस 1/u। ऐसे रख देंगे मान। अब मान रखने इसमें, तो f का मान कितना है, 12 बराबर 1/v माइनस माइनस माइनस, दोबारा क्यों लेंगे, u का मान भी माइनस में होगा, माइनस का कितना होगा, 8 होगा। तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा, प्लस। लेकिन ये प्लस तो हो जाएगा, प्लस का 1/8, लेकिन इधर आएगा तो फिर वापस माइनस का बनेगा। तो 1/v बराबर आएगा 1/12 माइनस 1/8। और लघुत्तम कितना आएगा, तो लघुत्तम आएगा इसका 48। तो 1/v बराबर लघुत्तम आएगा इसका 48। तो 4 माइनस 6 कितना आएगा, माइनस का 2/48, यानी कि माइनस का 1/24। माइनस का 1/24 आ गया। किसका मान, v का मान, 1/v का मान। तो यहाँ से 1/v है वो कितना आ गया, माइनस का 1/24। तो v का मान कितना आएगा, माइनस का 24 सेंटीमीटर। यानी कि प्रतिबिंब जो बनेगा वो कितनी दूरी पर बनेगा, 24 सेंटीमीटर दूर बनेगा। अब आपको निकालना है आवर्धन। तो आवर्धन सिंपल ये फॉर्मूला ले लेंगे आवर्धन। आवर्धन बराबर होगा v/u। v का मान कितना है, माइनस का 24, और u का मान कितना है, तो u का मान जो है वो u का मान है वो क्या बनेगा, u का मान है वो है माइनस का 8। ये आएगा
प्लस का 3 सेंटीमीटर। कितना आएगा? प्लस का 3 सेंटीमीटर आएगा। सेंटीमीटर नहीं आएगा आवर्तन का कोई मात्रा के अंदर। प्लस का कितना आएगा? 3। तो इसका अपने सॉल्यूशन देख लेते हैं कैसे किया हुआ है। सॉल्यूशन इसमें दिया नहीं हुआ है, तो किताब से देख लेता हूँ कि इसका आंसर क्या निकाला है, उसके बाद अपने चार 3 6 सेंटीमीटर हमारा। तो अपने से गड़बड़ हुई है, कहाँ हुई है गड़बड़? 12 हो गए, 1/12, 1/8। तो प्रतिबिंब सीधा भाई, इसका माप कितना होगा? 3 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? 4 नंबर हो जाएगा। जबकि आंसर की में कितना दिया हुआ है? आंसर की में दिया हुआ है 1 नंबर। प्रतिबिंब सीधा तथा 6 सेंटीमीटर माप का है। तो या तो पर्सन में कहीं गड़बड़ थी या टाइप करने में, या फिर हाँ, पर्सन में कोई गड़बड़ नहीं है। सॉरी, पर्सन में कोई गड़बड़ नहीं है। तो ये आवर्तन का मान कितना आ गया? 3 सेंटीमीटर। आमाप मतलब वस्तु का साइज पूछा, ये गड़बड़ होगी। आमाप मतलब वस्तु का ऊंचाई पूछिए, वस्तु की ऊंचाई। तो एच डैश बटा एच का मान कितना आ गया? वो आ गया 3 आ गया। तो एच डैश का मान कितना होगा? 3 गुणा एच, और 3 गुणा एच मतलब 3 गुणा एच है मतलब 3 गुणा 2 यानी कि 6 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर दिया हुआ ना, तो आवर्धन नहीं हो सकता। 6 होता तो आवर्धन होता ही है, क्योंकि आवर्धन मात्रकहीन होता है। तो मतलब ये जो आमाप शब्द है, इसका मतलब है कि वस्तु का जो आकार है उसकी बात हो रही है, वस्तु या प्रतिबिंब। तो प्रतिबिंब का आकार कितना सेंटीमीटर होगा? 6 सेंटीमीटर। और आवर्धन का मान क्या है? प्लस में। तो प्लस में आने का मतलब प्रतिबिंब सीधा बनेगा, और वस्तु का आमाप कितना होगा? वस्तु का आकार लिख देना, ये वस्तु का आकार है वो कितना होगा? 6 सेंटीमीटर हो गया। वस्तु की ऊंचाई है वो 6 सेंटीमीटर। इसका ऑप्शन नंबर जो बुक में दिया गया वो सही है। आंसर की में 1 नंबर है वो सही है। आगे चलते हैं। एच डैश की वैल्यू पूछी है, मतलब आपसे किसकी पूछी है? एच डैश की वैल्यू आपसे पूछी है। आगे चलते हैं। एक व्यक्ति एक लेंस को साधारण सूक्ष्मदर्शी की तरह उपयोग करता है, उसे दिखाई देगा। तो देखिए, साधारण सूक्ष्मदर्शी है, उसको जब यूज करते हैं अपने, तो वस्तु को कहाँ रखते हैं? उसके फोकस बिंदु और प्रकाशीय केंद्र के बीच में रखते हैं, जिससे उसका जो प्रतिबिंब है, जिससे उसका प्रतिबिंब है वो किधर बनता है? सीधा बनता है, और लेंस के सामने ही बनता है। तो सीधा बनता है, आभासी होता है और आवर्धित प्रतिबिंब होता है। सीधा, आभासी और आवर्धित प्रतिबिंब होता है, ये होगा। यानी कि ये सरल सूक्ष्मदर्शी की बात हो रही है। सरल सूक्ष्मदर्शी आपने पढ़ी, उसकी बात हो। आगे चलते हैं। कथन है, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त एक व्यक्ति दूर की वस्तुओं को स्पष्ट देख सकता है, लेकिन निकट रखी वस्तुओं को सुस्पष्ट नहीं देख सकता। तो दीर्घ दृष्टि दोष में यही होता है, निकट वाली वस्तुएं साफ नहीं दिखाई देती, लेकिन दूर वाली, मतलब जो नाम है उस वाली पे दिखाई देती है साफ। दीर्घ मतलब दूर, दूर वाली वस्तुएं साफ दिखाई देती है, निकट वाली साफ दिखाई देती है। ये बात सही है। यह दोष या तो नेत्र लेंस की फोकस दूरी के अत्यधिक होने या नेत्र गोलक के बहुत छोटे के होने के कारण उत्पन्न होता है। तो ये कारण, कथन और कारण है। तो कथन और कारण दोनों क्या है? सही है। और जो इसकी वजह दी है दीर्घ दृष्टि दोष की, वो भी सही है। यानी कि रीजन है वो अभिकथन का क्या करता है? पालन भी, सही व्याख्या भी करता है। जिसका ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही होगा इसका। आगे चलते हैं। एक उत्तल लेंस तथा एक अवतल लेंस संपर्क में रखे हैं। उत्तल लेंस एवं अवतल लेंस की शक्तियों के परिमाण का अनुपात। तो एक उत्तल लेंस है, एक अवतल लेंस है, इसकी शक्ति मान लेते हैं P1 और इसकी P2।
इसकी फोकस दूरी F1 और इसकी फोकस दूरी F2, ये दोनों मान प्लस में होते हैं और ये दोनों मान माइनस में होते हैं। तो आपको जो शक्तियों के अनुपात दिए हैं P1 बट्टा P2, P1 किसकी है, उत्तल की, और P2 किसकी है, अवतल की है, वो कितना दिया हुआ है, 4/3। लेकिन जो फोकस दूरी होती है वो शक्तियों की क्या होती है, व्युत्क्रमानुपाती होती है। तो अगर मैं F1/F2 करूं, F1/F2 करूं तो वो आएगी P2 बट्टा में P1, उल्टा होता है ना, तो ये आएगा 3/4। कितना आएगा, 3/4 आएगा। यदि उत्तल लेंस की फोकस दूरी 12 सेंटीमीटर है, उत्तल लेंस कौन था, F1, मतलब आपको F1 का मान कितना दिया हुआ है, 12 सेंटीमीटर, तो F2 का मान कितना होगा, तो F1/F2 बराबर है 3/4 है। तो F2 चाहिए आपको, तो F2 बराबर आएगा, F2 इधर 4 इधर 3 नीचे, तो 4/3 F1। तो F2 कितना आएगा, 4/3 गुणा 12 कितना आएगा, 16। तो F2 का मान आएगा माइनस का 16 सेंटीमीटर। माइनस क्यों लिया मैंने, क्योंकि जो दूसरा लेंस है वो कौन सा लेंस है, उत्तल लेंस, और उसकी फोकस दूरी माइनस में लेनी पड़ेगी, तभी आप निकाल पाएंगे स्योंजन की फोकस दूरी। तो स्योंजन की फोकस दूरी यानी कि 1/F इक्विवेलेंट आएगा 1/F1 प्लस 1/F2। तो 1/F1 का मान कितना है, तो F1 का मान है 12 और माइनस 1/16, तो इसका अपने लघुत्तम लेंगे, तो लघुत्तम आएगा 48। तो 4 माइनस 3 बराबर 1/48। तो 1/F इक्विवेलेंट जो आएगा वो आएगा 1/48। तो F इक्विवेलेंट कितना आएगा, 48 सेंटीमीटर। तो कितनी होगी फोकस दूरी, 48 सेंटीमीटर होगी। ऐसे कर देंगे, बिल्कुल आसान प्रश्न है। तो ये दिया हुआ है, आप इसको सोल्व करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। तो ये रे ऑप्टिक्स के सभी प्रश्नों का सॉल्यूशन है, आप आराम से दोबारा कीजिए। पक्की बात है, रे ऑप्टिक्स के क्वेश्चन इन क्वेश्चनों से बाहर नहीं आएंगे, इसके तरीकों पर आधारित हो सकता है कि संख्या चेंज हो जाए, क्योंकि फिजिक्स में बहुत सारे सवाल बन सकते हैं, संख्या ही तो बदलनी है। तो आएंगे इसी बेस्ट पर, जो ये बेस्ट दिया हुआ है इस पे, तो आप आराम से कर पाएंगे। तो आप जल्दी से जल्दी बुक मंगवाइए और ये क्वेश्चन सॉल्व कीजिए, आपके बहुत काम आएंगे पेपर में। धन्यवाद, नमस्कार।